बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आर्टिकल 63A नजरसानी केस, चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को लार्जर बेंच में शामिल किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, कार्रवाई शुरू की जाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की है कि एक एतराज उठाना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप अपनी नशिस्त पर वापस चले जाएं, हम आपको बाद में सुनेंगे। कार्रवाई जारी रखते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के आज के इजलास के मिनट्स भी जारी कर दिए गए हैं। कमेटी के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस पर राय और 184(3) दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं, दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है। सिदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया कि दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है। क्या इस वक्त अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया है? सिदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है। सिदारती रेफरेंस पर दी राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। इस पे सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63A अदालत में पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर की जानिब से कानूनी सवालात क्या उठाए गए थे। शहजाद शौकत ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के इज़र पर राय मांगी गई। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 63A को अकेला करके नहीं देखा जा सकता। अदालत ने करार दिया कि सियासी जमातें जमहूरियत के लिए अहम हैं। अदालत ने करार दिया कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमातों के लिए कैंसर है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत की यह राय सदर के सवाल का जवाब थी? शहजाद शौकत ने कहा कि यह राय सदर के सवाल का जवाब नहीं थी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया कि इखलाकियात से मुतालिक रेफरेंस में सवाल क्या जेन्युइन था। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। एक सवाल किसी रुकन के जमीर की आवाज से मुताल्लिक था। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि अभी आप ऐसे दलाइल ना दें, बुनियादी हकायक मुकम्मल करें। रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज लिखा गया। कैंसर लफ्ज ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने का भी लिखा गया? ये तमाम तर सूरत हाल है। इस पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और माहिर कानून हमारे साथ अंजुम हमीद साहबा मौजूद होंगी। अंजुम साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शुएब साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं ये तमाम तर मामलात हैं पाकिस्तान में? ये जो है माजी में हमने देखा डैम फंड बनाने की हो, अदालती ओवरस्टेपिंग की बात हो या जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो, ये एक मसला रहा है पाकिस्तान में। लेकिन क्या समझते हैं कि ये तमाम मामला जो है ये आईनी अदालत के कयाम से सॉर्ट आउट हो सकते हैं? इसमें क्या जमानत है कि ये चीजें उसमें सॉर्ट आउट हो सकती हैं? देखिए, उसमें तो सॉर्ट आउट नहीं होगी, उसमें तो फसाद बर्पा होगा। उसमें तो सूरत हाल ये है कि जिसको 17 सीटों के साथ इक़्तिदार पे काबिज शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, वो एडवाइस भेजेगा और आसिफ अली जरदारी उनको अपॉइंट कर देगा। उसके लिए तो फिर बेहतर ये है कि ये फारूक इस्नाइक को और आजम नजीर तारड़ को और हसन बून को लगा दे और उनको कहें, आए जी आप हमारे मुंसिफ बन जाए पार्ट टाइम, और उनसे जो फैसला लेना चाहें ले लें। अगर आपने कानून और निजाम इंसाफ पे इस तरह हमलावर होना है तो आईनी अदालत उसका हल नहीं है। उसका हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, तारीख पे छोड़ा जाए, और तारीख बड़ी तल्ख हुआ करती है। तारीख जब लिखेगी, आज भी जस्टिस मुनीर को बुरे अल्फाज में इसलिए याद किया जाता है कि उसने नजरिया जरूरत को ईजाद किया। आज भी AR कार्डिनेस को अच्छे अल्फाज में इसलिए याद किया जाता है, उसने उस वक्त भी मुल्क में निजाम इंसाफ और कानून की बालातरी के लिए काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी वही सूरत हाल दरपेश है जैसे 1954 में थी, या उस वक्त से लेकर आज तक हम कोई बदले नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है। 76 साल लगा के हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है। इसमें मिनॉरिटी में हमेशा जजेस रहे हैं और हमारे इदारों में रहे हैं जो इंसाफ के निजाम पे आप ये कह दें कुछ धब्बा और दाग है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे निजाम इंसाफ को धड़ाम से गिरा दें। और सुप्रीम कोर्ट जो हमने बड़ी मुश्किल से
उसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है, उसके ऊपर आप हमला आवर हो जाए, क्योंकि उनकी नजर में उनके रास्ते में रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या निजाम इंसाफ है। क्योंकि ये कठपुतली जमहूरियत पे शबखून मार चुके हैं और कानून और आइन को वो अपने चंद लोगों के हाथों में खिलौना समझते हैं और वाहिद निजाम इंसाफ है जिससे वो खौफ ज़दा है। वो अपने उस खौफ को दूर करने के लिए और अपने आप को बरियो जिम्मा कराने के लिए वो एक ऐसी कैंगरू कोर्ट्स बनाने का इरादा रखते हैं जिसके जरिए वो अपने मर्जी के फैसले ले सके, अपनी मर्जी के जज अपॉइंट कर सके और उसके नतीजे में उनके लिए उनके बखौल उनके रास्ते की कोई रुकावट बाकी न रहे। लेकिन उनको ये बाकी याद नहीं रहता, यही काम शेख हसीना वाजिद ने अभी किया था पिछले माजी करीब में, और उसको न सिर्फ उसको जाना पड़ा बल्कि उनके वो हैंड पिक्ड जजेस थे उनको भी घर जाना पड़ा। तो इसी तरह मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह गैंग ऑफ थ्री लगे हुए हैं इस वक्त मुल्क को तबाह करने में, मुल्क की इकोनॉमी ये लोग पहले तबाह कर चुके हैं और सियासी अबतरी पहले हो चुकी है, समाजी अबतरी इस वक्त बदतरीन सतह पे है। तो अब ये आईनी बहरान पैदा करके ये आईनी अबतरी पैदा करना चाहते हैं तो जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा शोएब साहब, इसमें माजी में जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आईनी अदालत के कयाम के हामी रही है, बानी तहरीक इंसाफ जो है खान साहब उन्होंने भी इस हवाले से इसकी हमायत जाहिर की। अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह से अली जफर साहब जो हैं वो भी एतराज आयद करना चाहते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिक क्या इस पे एतराज जो है आईनी अदालत के कयाम के हवाले से? देखिए, पहली बात यह है कि आईनी अदालत सीओडी में अगर एक डिमांड थी तो उसके पीछे वजन थी, वजह थी। वो ये थी कि जियाउल अपना मुशर्रफ साहब ने अपनी मनपसंद जजेस को भर दिया था, लिहाजा उनको वापस भेजने के लिए उनके पास ऑप्शन सिवाय इस बात के ये था कि आईनी अदालत बनाई जाए। लेकिन सब्सिक्वेंटली 18th अमेंडमेंट के जरिए उनके किए जाने वाले तमाम इक़दामात को खत्म कर दिया गया। फिर वक्त ऐसा आया कि 18th अमेंडमेंट में ये तय हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई जाएगी। देखिए, दो पैरेलल कोर्ट्स नहीं बना सकते आप। दो पैरेलल कोर्ट्स बनाने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल की कोर्ट बनाना चाहते हैं। हमने 76 साल में अगर एक इंस्टीट्यूशन बनाया है तो हम उसको भी अगर तबाह कर देंगे तो बिल्कुल क़यास और इंतशार पैदा होगा और ये मुमकिन ही नहीं है। ये हमला होगा निजाम इंसाफ के ऊपर जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, दूसरा इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि बैरिस्टर गोहर साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनसे नाला नजर आ रहे हैं और असद कैसर साहब को चेयरमैनशिप देने का कहा जा रहा है, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। मैं कल मिलने गया था, मुझे नहीं मिलने दिया गया और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। अभी तक कोई जेर बहस ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा शोएब साहब, बलूचिस्तान में वुकला के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वुकला ने बलूचिस्तान के वुकला जो है उन्होंने आमरीयत का डट कर मुकाबला किया है और उन्होंने कहा कि मेरा बलूचिस्तान के वुकला के साथ खास तौर पर गहरा लगाव है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1973 का आइन जो है वो भी हमने बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फांसी पर चढ़ाया गया, उन्होंने कहा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने आइन की बहाली की जिद्दोजहद 30 साल की है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसे ही है कि हम कहें कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे हमारे मुसलमान, वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, वो बड़े बाअमल मुसलमान थे, लिहाजा हम उनकी औलाद हैं, हम जो करना चाहें कर लें। इस वक्त बिलावल भुट्टो कठपुतली है उन्हीं लोगों का जिन्होंने उसके बाप और उसकी माँ, उसके नाना और उसकी माँ को मर्डर किया। और जिन लोगों ने आज तो उनके दरमियान दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बेहतर बूट पॉलिश कर सकता है, खा शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो हो, और अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए और उनकी नजरों में अपना आप को अच्छा साबित करने के लिए। ये बिल्कुल कठपुतली है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अगर तुम्हारे उन आबाओ अजदाद ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतर रोल अदा किया, गो कि हमें उनके किरदार पे भी बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं जुल्फकार भुट्टो के। जिस वक्त पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, क्योंकि
ये मिनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी में शेख मुजीबुर रहमान था। उसमें याया खान और कुछ और किरदार थे जिसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नाम भी आता है, लेकिन बहरहाल हम अभी उसमें नहीं जाना चाहते कि उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए इस मुल्क को बेआइन किया, अपने जाती मफादात के लिए उनको इक़्तिदार नहीं देने दिया और अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को दोलख्त कराया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बहरहाल जो किरदार बिलावल भुट्टो कर रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है और वो किसी लिहाज से न जमहूरी है, न सियासी है, न आईनी है, न अखलाकी है। और कामरान मुर्तजा ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि किस अंदाज से उसने कहा हाँ जी हम आर्टिकल 8 चेंज करेंगे जिसमें लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करने का मामला इन्वॉल्व था, और उसने कहा हाँ जी करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अगर इन कठपुतलियों को भी अगर हमने बरसर इक़्तिदार लाना है तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। काबिल अफसोस। ठीक है शुएब साहब, आपको मसरूफियत को मद्देनजर रखते हुए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने नैब तरमीमी कानून के तहत रमजान शुगर मिल रेफरेंस में रिलीफ मांग दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमात खत्म करा लिए हैं नैब लॉस को अमेंड करके। इन बेईमानों, इन मनी लॉन्ड्रर और इन डाकुओं को पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इस बात पे कि ये इक़्तिदार पे मुसल्लत हो जाए, ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाए और इन करप्ट लोगों को किसी भी तरीके से एक नारो मिल जाए, और यही इनका सारी जिंदगी की सियासत, सारी जिंदगी का मतमय नजर और मकसद है, और वो उसमें इस वक्त तक कामयाब है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे इन लोगों ने इस मुल्क को लूटने का, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इस मुल्क को नहीं लूटा होगा, इंडो पाक को, जितना इन लोगों ने, गद्दारी माफिया ने और शरीफ माफिया ने इस मुल्क को लूट खसूट करके मुल्क को गरीब से आम आदमी को गरीब तर कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि माजी में अगर इसकी हमायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब के उस वक्त के जो कवानीन थी, उस वक्त की जो तमाम तर सूरत हाल की, उसको मद्देनजर रखते हुए किया। अंजुम हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहबा, किस तरह से देखती हैं शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाज़ा फरमाई, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे बेटे? मैंने बेटे दोनों दिन के हियरिंग्स अटेंड किए हैं और इट इज वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट कि एक बेंच अपना बेंच खुद ही बना रहा है और सारे लाइक सीनियर्स जितने भी जजेस हैं, प्यूनी जज भी, उन सबको लाइक इग्नोर करके, डिसरिस्पेक्ट करके और कॉर्नर करके, और एक अपने 4-5 जस्टिस जो चुन के, और एक क्या कहते हैं सिर्फ ये कि एक एजेंडे को तकमील पहुंचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के और ये हुकूमत के और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के, उसके लिए आखिरी हद तक यकीन जाने काजी ने गिरावट की हद को छू लिया है। वहाँ पे बैठे वो लोग भी जो कि मेरा ख्याल है शायद कभी आसमान जहांगीर के ग्रुप से रहे हों, वहाँ बैठे बात कर रहे थे। बड़ी मेरी बल्कि सीट थी फर्स्ट रो में ही वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब के साथ, उनके साथ भी मैं यही बात करती थी। मैंने कहा जी सर ये भूल जाए कौन सा जमात किस बंदे से, पहली बात ये है अवाम की, कानून की और आइन की। आप इस बारे में आप क्या राय है? क्या आप नहीं चाहते कि सब अदारे अपनी डोमेन में काम करें? आप नहीं चाहते मुल्क आजाद रहे और अवाम के लाइक राइट्स की सबकी वो हो? तो लेट्स सी। लेकिन मुझे वहाँ पे जो जिस तरह वो बैठा था, महात्मा गांधी नहीं जैसे बैठी होती, विन विन फीलिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन मतलब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो फेस एक्सप्रेशन से, उनसे ये शो हो रहा था कि जैसे एक मैंने देखा कितना बड़ा मैदान मार लिया है और मैंने कितना बड़ा मार का सर कर लिया है, और ये देखो मैं बेंच बना के दिखाया। थ्रू आउट द हियरिंग उनकी यही थी। अच्छा अंजुम साहब, हसन रजा पाशा साहब के हवाले से आपने गुफ्तगू की, पिछले मेरे प्रोग्राम में वो मेरे साथ मौजूद थे। उनसे जब इस नुक्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ मुसव्वदे मेरे पास सामने आए हैं, हमारे पास हमें मुसव्वदा मिला है, उसके मुताबिक हमने जो चीजें इंसानी बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती हैं उनको हमने उसमें से अलहदा करने का कहा है, अपने मुतालबात सामने रखे हैं और उस पर नजरसानी होगी, देन फिर हम उसकी हमायत में खड़े होंगे।
जी 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 बिल्कुल, उन्होंने यही बात मुझे भी की है। उन्होंने कहा कि जी हमने उनसे वो भी मांगे ड्राफ्ट भी, और अब हम अपना ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं कि जिसमें किसी भी तरह, वो तो उनकी बात होगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि प्रोसीडिंग की। पहले तो उन्होंने बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया। सबसे पहले अली जफर साहब को ही सुनना चाहिए था, और उन्होंने मतलब जिस तरह रूडली कहते होते हैं कि नहीं जाएं, जाके अपनी सीट पे बैठे, जाएं, मैं कह जो रहा हूँ, तो उन्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी। और कोई कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप 2 घंटे बड़े इत्मीनान से उन्होंने, लाइक उनके मुंह में खुद ही सवाल डाल रहे थे शहजाद शौकत के कि अब तुम ये वाली बात क्यों नहीं कर रहे, अब तुम ये वाली बात क्यों नहीं कर रहे। ये सारी प्रोसीडिंग चलती रही 2 घंटे। और एहसन बून की तो ये हालत थी, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे को कोई मिल नहीं जाता खिलौना डुगडुगी वाला, और वो नाच रहा होता है पूरी कोर्ट में, खुश हो रहा होता है, इस तरह की वो उनका था, लाइक बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। और उसके बाद फिर जब कोर्ट खत्म होने लगी है कि बाकी हम कल सुनते हैं, फिर भी सर अली बात करनी चाहिए। और जैसे मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ जी। फारूक नहीं गई, और इतने में अली जफर के पीछे जो वो पड़े कि अब आप क्या चाहते हैं अली जफर साहब, मतलब बात वो कर रहे हैं फारूक नाइक, और ये लाइक इंसल्ट कर रहे हैं उनकी अली जफर साहब की। तो लेट्स सी अब कल क्या बनता है। अभी तो मैं अगर सच बताऊं ना, इस सारी चीजों को देख के 1% -1% भी किसी किस्म की बेटे होप नहीं है इस सारे बेंच से, इन सारे जस्टिस से, कि ये कोई कहते हैं ना सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े होंगे या कोई बात करेंगे। आइन कानून को इन्होंने बिल्कुल जूते की नोक पे रख दिया है, धज्जियां उड़ा दी हैं, और इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो है ना, वो एक समझे बहुत बड़ी अहमकाना वो होगा। ठीक। अच्छा अंजुम साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने खिताब किया बलूचिस्तान में वकला से। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो वकला हैं उन्होंने आमरीत का डट कर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बलूचिस्तान के वकला के साथ खास तौर पर गहरा लगाव है, और उन्होंने मजीद कहा कि आइन की बहाली के लिए शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासी जिद्दोजहद का मकसद था, और शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद 30 साल तक की है, और 1973 का आइन भी वो कह रहे हैं कि हमने बहाल किया। बात सुने जी, सारा कुछ इन्होंने किया। जैसे 9th में जाना, और दुनिया की सारी जो दहशतगर्दी है वो सारी तहरीक इंसाफ ने किया है। इसी तरह जो पाकिस्तान में आज तक कुछ अच्छा हुआ है ना, पाकिस्तान बनाया भी इन्होंने, पाकिस्तान का आइन भी ये लेके आए, पाकिस्तान का सब कुछ ये किया। तो बाकी जो ये लूट मार है, पता नहीं कौन कर गया और ये क्या कर गया, ये बात है। अब तो ये किसी अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, अवाम को नहीं बना सकते। सबसे बड़ा इशू अवाम है, अवाम की अवेयरनेस है, अवाम को जो शऊर आ चुका है वो है, और अवाम की सपोर्ट वो इनको किसी सूरत में भी हासिल नहीं है। आप यकीन जाने 10% भी हासिल नहीं है। अगर ये इस्लामाबाद में फौरन सेम डे कंपटीशन में खिताब करता है तो कैमरे इजाजत नहीं होते कि लॉयर्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि लॉयर्स की तादाद भी 5 से 10 होती है। ये किसी और शहर में जाता है, सेम डे उसी दिन को, जिस दिन कोई ऐसी प्रोसीडिंग हो रही होती है, खिताब करता है तो सिर्फ इस पे कैमरा रखा जाता है। कभी आपने सोची है वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे तादाद बहुत कम होती है वकला की, वो 1 मैन शो होता है। पहले अभी इन्होंने 1 हफ्ता पहले की बात है, वहीं का एक इसका कोयटा बार का है लॉयर यंग, बहुत अच्छा, तो वो हमारे साथ स्पेस पे था। उसने बताया कि हम सारों को ऑफर्स हुई है, 65 हजार का लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा, सारा वकला को ये ऑफर की जा रही है? जी 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 बिल्कुल। बच्चे का मैं आपको नाम भी शेयर कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी कि आप जो है ना जो भी मूवमेंट चलती है तो उसमें सिर्फ जो हमारी चलेगी उसमें हमें सपोर्ट करना है, पीटीआई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। फिर अब ये है कि उसके बाद ये अब ये लिफाफे देने पहुंच गए हैं। तो इनका तरीका कार है, पहले जैसे आजम नदीर तारा ने आके 5 अरब रुपया गवर्नमेंट का बार्स के हेड को बांटा है, तो ये ही इनका तरीका कार है। मतलब जमीर खरीदने, जमीर फरोश बिकने, खरीद, यही इनका यही लगा हुआ है। बाकी सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप पूरी हिस्ट्री इनकी पॉलिटिक्स की देख लें, सबसे ज्यादा जो फ्लोर क्रॉसिंग में हाउस स्टेटिंग में कोई 1 मिनट बेटे, नो वरी। अंजुम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हाउस स्टेटिंग वगैरह में कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है। जी जी।
तो बेटे वो यही रहे। जरदारी सबसे बड़ा किंग ऑफ वो कहते हैं ना बाइंग एंड सेलिंग मार्केट होती है, उसमें कॉन्शियस वो रहे जो मंडी हमेशा खुलती है। अच्छा उसने इसका भी जिक्र किया, उसने हर उस बात को ह्यूमिलेट किया कि वो जो हुआ था हाउस का वाकया इस्लामाबाद का, वो क्या वाकया था जी। अब तो मुझे बताओ इसका इस केस से क्या ताल्लुक है। फिर रिश्तेदार शौकत को कहा कि तफसील बताएं, उसने तफसील बताई। अब उसमें ये ना बताया कि वहाँ जरदारी साहब बैठे जो है ना मंडी लगा के 20-20 करोड़ रुपया देके पीटीआई के बंदे खरीद रहे थे। वो ये बताया गया सारी कोर्ट में, यही वो प्रिजम्पशन कराई गई कि जैसे अटैक कर दिया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आउट ऑफ द कंटेस्ट जाके, आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके हर बात को वो टीज करके और वो करके वो प्रोसीडिंग उसने लिंगर ऑन की। ठीक है। और एक लफ्ज भी नहीं कहने दिया अली जफर साहब को। अच्छा, अली जफर साहब को मौका नहीं दिया गया उनकी जानिब से किसी भी, बल्कि वो ये कहना चाह रहे थे कि कल हेयरिंग नहीं रखें, परसों रखें। उन्होंने कहा कि जी ये हेयरिंग कल आप रख रहे हैं, परसों रख लें ताकि मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर बार बार के नहीं आप पीटीआई को भी करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई से पहले पूछूंगा। नहीं, आप एक सेनेटर हैं, किसके सेनेटर हैं? पीटीआई के है ना, तो आप पीटीआई के हैं। इस तरह की ह्यूमिलेशन। उन्होंने कहा जी वो चूंकि ही इज बिहाइंड द बार, ही इज इन जेल, मुझे जाके उनसे कोई बातें करनी है। फिर कहता है कि आप पूरे पाकिस्तान से कहेंगे कि जाके मशवरा करूं, मतलब इस तरह की ह्यूमिलेशन। ऑलराइट, ठीक है। अंजुम साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रमजान शुगर मिल रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस पे जो है नुक्ता नजर जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है और इस पे जो है वो मौकिफ भी और रद्दअमल भी सामने आया सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहबा का। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। तो इस पे भी जो है वो नजरसानी फरमाएंगे, इस पे भी नुक्ता नजर जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रमजान शुगर मिल रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं है। अदालत रेफरेंस से वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। और दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ जो है उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी लेकर बहाने से उनको ज़हनी अजियत का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके रातों को बाल चेक किए जा रहे हैं, बालों से तलाशी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इस पे रद्दअमल भी सामने आया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी जो है उन्होंने कहा कि झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पिए, पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं है। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला में किस सेल में मौजूद है। अंजुम उम्मीद साहब हमारे साथ मौजूद है, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहबा किस तरह से देखती हैं? मैं आपको दोनों बातें मैंने आपकी सुन लिया, बहुत सवाल। जी जी
जी मैं पहले बुशरा बीवी वाली बात से शुरू करूंगी जी। वो बात इसलिए उसमें सच्चाई है क्योंकि जब ये 9 मई के केसेस के लिए इन्होंने फीमेल को अरेस्ट किया था जिसमें आलिया हमजा वगैरह थे, सब लोग थे। तो जब मेरी पहली इनसे इंटरेक्शन हुई थी, जब मैं पहली दफा ATC कोर्ट पहुंची थी, जब इनको कई घंटे वैन में खड़ा कर देते थे, जून का महीना था, और उसके बाद किसी भी अपने घर वाले से मिलने की हियरिंग पे इजाजत नहीं थी। तो एक दिन जब हियरिंग पे बच्ची आई थी तो जब बस से रो रही थी, जो क्लिप वो बहुत वायरल हुआ था, यूनाइटेड नेशन तक उन्होंने अपने पेज पे लगाया था। तो ये रोती भी सारी बस से उतर रही थी। ये नहीं कि ये जेल से घबरा गई थी, इसलिए कि पूरी रात इनको बार बार अनरेस्ट किया गया था और बेलवास करके और बार बार बहुत बुरी तरह से इनकी तलाशियां लेके जाती रही। आलिया हमजा साहबा की सबकी जो भी खवातीन उस टाइम कई बार आ जाती, सारी खवातीन उस टाइम किसी की भी कोई, ये तो बिल्कुल नहीं चलना। 9 मई का वाक्य था, ये जून का वाक्य पिछले साल का, ठीक है। और वो ये जो है ना, ये बात पे जब मैंने सारी रेस की मीडिया पे हर जगह, और उसके बाद से जो है ना इन्होंने उनके साथ, इसलिए अगर उनके साथ ये सब कुछ किया था तो मैं बिल्कुल 100% से यकीन करती हूँ। एक तो जिस स्टेटस की वो खातून है और जितनी रिलीजियस है, उसको ना ही कोई हमदर्दी चाहिए झूठी, ना ही कोई ये है कि उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, ना ही कोई उसका। अगर वेज चुननी होती तो बहुत सी वेज थी कॉम्प्रोमाइज करके बैंड डाउन होके। तो ये एक जेन्युइन बात है, और जो एक बहुत स्पिरिचुअली रिलीजियस बंदा हो उसके लिए क्या, एक आम बंदे के लिए भी क्या बार बार फोर्सफुली इसके कपड़े उतारे। अगर मेरा भी कोई इस तरह जबरदस्ती दुपट्टा उतारे तो आप सोचे मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो ये उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है, और ये इस लेवल तक गिर चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारा बिल्कुल ये फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर CM मरियम नवाज के अहमा पे ही हो रहा है ये। और दूसरा नंबर, बाकी इस्टेब्लिशमेंट है जितना जोर लगा ले, मेरा नहीं ख्याल अल्लाह की रहमत से कि वो इमरान खान को जेल में अकेला छोड़ेंगी। अगर उन्होंने कोई भी बैन डाउन करना होता तो बहुत पहले कर लेती। और बात दूसरा सवाल आपने किया नैब की तरह नहीं। अब अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें, जब से ये दायरा बना है, जब इसमें जो अमेंडमेंट हुई है, वो 2 खानदानों को, जरदारी और शरीफ ब्रदर्स को, ये जो है ना फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। अच्छा, अगर पहले ये बनाया गया, मुशर्रफ ने बनाया ये दायरा, उसके बाद जरदारी ने किया विक्टिमाइज पहले शरीफों ने किया जरदारी को, यही खेल चलता रहा। फिर उसके बाद ये दोनों चोर और डाकू मिलके एक हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बनाया कि जितने आप ये सोच लें कि इनके पास कोई भी मनी ट्रेल नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं। अगर एक तोशाखाना का केस बार बार एक तोशाखाना की घड़ी या किसी के हवाले से खान पे बन रहा है, तो जो इन लोगों ने लिया ये क्यों नहीं जवाब दे। अभी पिछले दिन आपने सुना होगा कि तोशाखाना के सारे इनकी जो है ना, इन सबको इक्विटल कर रहे हैं जी। मतलब जी अंजुम हमीद साहब जी। और अच्छा, अब रमजान शुगर मिलकर इसलिए बनना है कि बाकी सारे केसेस इन्होंने अपने माफ करा लिए हैं। सब किताबें बंद, खाते बंद, सब के रिकॉर्ड जल गए हैं या खाते बंद हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये आजकल एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में है और ये उनके पपेट बने हुए हैं, जो वो चाह रहे हैं ये कर रहे हैं। तो बाकी ये रह गया, ये भी रेफरेंस फैसला के हक में आ जाएगा। लेकिन अंजुम साहब, इसमें बानी तहरीक इंसाफ खान साहब ने भी जो है वो नैब में अपना जो है उसमें हवाले से दरख्वास्त दायर की थी कि हमारा भी तोशाखाना वाला मामला नैब के अब जेर कानून नहीं आता, तो उसमें हमें फ्री कर दिया जाए। तो बात सुनने क्या फ्री किया गया उनको, यही तो बात बता रही हूँ कि जो भी अमेंडमेंट लेके आए हैं उसका फायदा सिर्फ इन 2 खानदानों को पहुंचेगा, इन 2 पार्टियों को पहुंचेगा, इनके सारे वो मेंबर्स को पहुंचेगा। बाकी दूसरे बंदे पे जो भी अमेंडमेंट आई वो अप्लाई नहीं करेगी, अगर PTI का है आइदर ही खान साहब और whosoever is, उसको नहीं फायदा पहुंचेगा। वो ये कानून, वो कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरा, कानून भी इनके, अमेंडमेंट भी इनकी, फायदे भी इनके। अच्छा अंजुम साहबा, इसमें अज़मा बुखारी साहबा जो है वो कहती हैं कि मरियम नवाज साहबा को बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि ये किस सेल में मौजूद है बुशरा बीबी, और उनको इन मामलात में कोई इंटरफेरेंस का भी शौक नहीं है, तो ये खुद से बहाने बना रहे हैं, ये खुद से तमाम तर चीजों को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को कोटला जेल और नैब के अकोबत खाने में रखा गया। बात सुने जी, बात करते हैं प्लीज, बात करते हैं।
वो अल्लाह ताला ने इनसे ब्लंडर कराता है। सबसे पहले जो ये फॉर्म 47 पे सीएम बनी तो ये वही कैमरों की टीम लेके आईजी को लेके पहुंच गई कि ये देखें ये वो जेल थी जहाँ नवाज शरीफ रहता था, ये थी मैं रहती थी। तो मुझे बता दें जब खान साहब जिंदगी गुजार रहे हैं या कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें और उसमें तो फर्क है। अब आप ये तो मतलब वन ब्लाइंड कैन सी द डिफरेंस। मतलब ये लोग इतने समझे स्टूपिड हैं कि ये लोग ये भी नहीं सोचते बिफोर सेइंग एनीथिंग कि हम लोग क्या कह रहे हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आ रहा हूँ, आप यकीन जाने अब वो बात तो वहीं की वहीं रह गई है। अब रोज ये सोच रहे हैं ये वजीर इत्तलाआत हैं कि मतलब कोई बंदे इनके इंटेलेक्चुअल नहीं है तो किसी किस्म की इनकी वो नहीं है कि क्या अब ये बात हाउस पर एक गंदा इमेज बनाया हुआ डॉग का और गंगापुर का, और मतलब इस कदर के वो अपनी पोस्ट में लगा के ये एक बड़े सूबे की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर इत्तलाआत हैं। तो आपने मतलब मेरे ही ख्याल के जर्नलिस्ट क्या या एंकर या किसी को भी किसी बात को वो हमारे अपनों का लोगों को करने का क्या आपको खुद वैल्यूएट कर लेना चाहिए कि इनकी बात में कितनी लाइक हाउ सेंसिबल दे आर। अच्छा अंजुम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस हवाले से शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई अभी जो है वो मालूमात नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर खान साहब जो है उनसे नाला है बानी चेयरमैन, और चेयरमैनशिप जो है वो असद कैसर साहब को देने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ऐसे मुझे कल भी तक जितने लोगों से मैं मिली हूँ मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता। हाँ, वो थोड़े से इस बात पे जरूर हैं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हटाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि थोड़ी मतलब बी अ ब्रेव मैन। मतलब जो सारी जो मेन चीजें होती हैं उनमें एकदम जो होता है चेयरमैन डिसअपीयर हो जाता है, तो उससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। ऑब्वियसली इमरान खान अवाम को इतनी पहुंचती है तो लीडर को कैसे नहीं पहुंचती होगी जी। तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई बात की ना, मुझे ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि असद कैसर को बना रहे हैं या कोई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है अंजुम साहब, आखिरी सवाल आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाजी मुहिम उसी तरह से जारी रखते हुए मुख्तलिफ शहरों में करने जा रही है, तो क्या लाहेमत उसमें सामने आए? बजाय सिग्नल खत्म हो जाए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ फटाफट जवाब दे रही हूँ। ऑलराइट, श्योर, बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर में मोटरवे पे हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड जी। अब मैं आपको बता रही हूँ जी, अभी तक जो मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है ना, अभी तक खान साहब के पास बंदे पहुंच चुके हुए हैं कि किसी तरह भी 4 तारीख वाला एहतजाज मौखर करें, जो कि वो अब किसी सूरत में नहीं करेंगे। और बाकी हमारे पीटीआई की पूरी इनकी क्या इनकी वो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है क्या, वो इन्होंने इस दफा वाले में भी नहीं बताई थी और अब वाले में भी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है। बाकी इन्होंने पूरे शहर को, पूरे हर किसी पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाना है, बना लें, रास्ते बंद कर लें। मैं आपको बताऊं, अल्लाह की हाकमियत के बाद सबसे बड़ी बेहतर ताकत जो है ना, अवाम ताकत का सरचश्मा है। अवाम और ताकत का सरचश्मा कैसे आता है? जुनून से, जज्बे से और इश्क से। तो ये तीनों चीजें खान साहब की पार्टी के हर वर्कर, एक आम आदमी, आप मेरी बात सुने, अगर जज्बा देखना है ना आपने, तो रोशन बीबी अम्मा जी एक जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल है, आप यकीन जाने। उस 80 साल की एक, मेरा ख्याल है 40 किलो की एक ज़ईफुल उमर अम्मा जी, बुढ़ी खातून, उनमें से इन्होंने क्या निकालना था? उसने क्या दहशतगर्दी, क्योंकि जिसके मुंह में दांत भी नहीं है एक। और आज मोमर लोगों का आज दिन भी मनाया जा रहा है, आज बुजुर्ग लोगों का दिन भी जो है उसको मनाया जा रहा है। तो इस हवाले जी मैं इनके जिस दिन डेमोक्रेसी का दिन था पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैसिज्म था, जिस दिन आज बुजुर्गों का दिन है तो बुजुर्गों के साथ। अंजुम साहब रिपीट करिएगा, आपकी आवाज क्लियरली सुन नहीं पाया। जी बेटा मैं कह रही हूँ, और ये और लाइक सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन का डे हो, ठीक है, कोई कुछ भी हो, टीचर्स का डे हो, सिर्फ पाकिस्तान में किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं रही, ना कोई कानून है, ना आइन है, और ना ही किसी की कोई इज्जत है। जब इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है बेटे, कोई हकूक नहीं है,
कोई राइट नहीं है तो फिर बाकी क्या रह गया? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून है, और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनकी जानिब से यह कहा गया कि अगर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की हमायत की थी तो उसकी वजूहात उस वक्त मौजूद थी। परवेज मुशर्रफ साहब के अदवार में जो है वो मामलात को डिफरेंट तरीके से पेश किया जा रहा था और उसमें जो है वो हकूक की पामाली की जा रही थी, उसमें आईनी चीजों को जो है वो जद करते हुए नजर आ रहे थे। और अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये सब एक दूसरे को जो है वो सहूलतें फराहम करने की मुतरादिफ चीजें हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पे भी शामिल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर साहब। अंजुम हमीद साहबा भी वहां पे मौजूद थी। अंजुम हमीद साहबा ने कहा कि अली जफर साहब जो है वो गुफ्तगू करना चाह रहे थे। अली जफर साहब जो है वो कल की जो है दोबारा इसमें जो है वो अदालत लगने के हवाले से वो चाह रहे थे कि परसों इसकी हेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन कल की हेयरिंग रख दी गई और उसमें जो मकालमा हुआ वो अंजुम हमीद साहबा ने कहा कि उसमें कहा गया कि आप पीटीआई के सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि मेरा चेयरमैन जो है वो जेल में मौजूद है, मुझे उनसे मुलाकात करनी है, मुलाकात के बाद मैं इसको जो है वो चीजों को मजीद क्लियर कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं बानी चेयरमैन के साथ साथ। तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुशावरत करना चाहता हूं, जिस पे चीफ जस्टिस की जानिब से मुकालमा किया गया कि नहीं, इसकी हेयरिंग कल पे ही रखी जाएगी, तो आप इसका कल जो है वो प्रिपेयर करके इन चीजों को हमारे सामने ला सकते हैं। और उनको मौका भी नहीं दिया गया बैरिस्टर अली जफर साहब को। अंजुम हमीद साहबा के बकौल ये वहां पे मौजूद थी। तो ये नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल है जिसमें सियासी जमातें जो हैं वो सियासी बुनियादों पर इल्जामात भी एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि उनके साथ जो है वो बेजा सलूक किया जा रहा है, उनको रात को जगा के उनकी चेकिंग की जाती है, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, चेयरमैन पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उनके जरिए से। लेकिन उसके जो रद्द-ए-अमल में अज़मा बुखारी साहब हैं वो कहती हैं कि ये झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। माजी में भी ये लोग इस तरह के बहाने ढूंढते हैं खबरों में आने के लिए, ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा को बिल्कुल खबर नहीं है, इल्म नहीं है कि बुशरा बीबी इस वक्त किस सेल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि माजी में मरियम नवाज साहबा को जो है वो बहुत ही बुरी जगहों पर रखा गया, उनको अक़ूबत खाने में रखा गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादतियां नाइंसाफियां की गई, लेकिन ये लोग अभी बेजा बातें करके इल्जामात आयद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है। पाकिस्तान के अवाम के बारे में कौन सोच रहा है? फिर से ये सवाल जो है ये वहीं पे ठहरा हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान के अवाम को इन सब चीजों से क्या मिल रहा है? पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कहां से मिल रहा है? पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को कौन मद्देनजर रख रहा है? पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात का अजाला कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है? यह सवाल वहीं पे ठहरा हुआ है। यह पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा सियासी जमातें, आला अदलिया के आला जजेस पाकिस्तान के अवाम के हक में, पाकिस्तान के अवाम के मफादात में कहां पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, कहां पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातों की बातें, सियासी जमातों के तहफुजात, सियासी जमातों की तमाम तर सहूलियात वहीं पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो तन्हा खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।